नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज हम दस्तक देंगे नए भारत की संकल्पना को कमजोर करने वाली सोच पर। आज दस्तक होगी जाति धर्म के चश्मे वाली समाज और राजनीति की उस कुंठित सोच पर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों तक को कमजोर करने पर तुली हुई है। क्या नए भारत पर पुरानी मुसीबत भारी है? जब बात कही जा रही है कि पद नहीं बल्कि पदक जीतकर नया भारत आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो पदक जीतने वाली खिलाड़ियों की जाति खोजने के बाद अब जाति के नाम पर ही अपमान खिलाड़ी का करने लगे हैं? कौन है वो लोग जो पद नहीं बल्कि पदक जीतने वाली खिलाड़ियों का धर्म खोजने के बाद अब धर्म के नाम पर ही खिलाड़ियों को बांटने में लगे हैं? दस्तक देकर आप पूछिए कि जब तक जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाली पुरानी मुसीबत पाली पोसी जाएगी, तो कैसे गढ़ा जाएगा नया भारत? 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी के मैदान पर जब 4 दशक के मेडल से दूर रहने वाले सूखे को खत्म करके भारतीय टीम कांस्य पदक जीतती है, तो प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहते हैं, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। लेकिन नया भारत की सोच को जाति के नाम पर कुछ लोग तोड़ते हैं। नए भारत में कुछ लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर भारतीय टीम की हार के बाद पटाखे फोड़े, ताकि ओलंपिक में नाम रोशन करने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया और उसके परिवार को जाति के नाम पर अपमानित किया जा सके। एक तरफ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी जाति धर्म से ऊपर मेडल जीतकर नाम रोशन करते हैं, तो प्रधानमंत्री नए भारत की संकल्पना रखते हैं। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। लेकिन नया भारत की सोच को धर्म के नाम पर भी लगातार झकझोरा जाता है। स्टेडियम देखेंगे। प्रधानमंत्री की नया भारत की सोच को कमजोर करते हैं टी राजा सिंह जैसे बीजेपी के विधायक, जो देश का नाम रोशन कर चुकी सानिया मिर्जा को मुसलमान पाकिस्तान और देश के लिए पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को हिंदू हिंदुस्तान के नजरिए से देखकर समाज को बांटते हैं। क्या सानिया मिर्जा मुस्लिम है और पीवी सिंधु हिंदू है? क्या इसमें भी आप लोग जात पात देख रहे क्या? तो क्यों ना कहें कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के दम पर नए भारत की सोच के दुश्मन हैं वो सामाजिक और राजनीतिक कुंठा से पीड़ित लोग, जिन्हें हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया की सिर्फ जाति नजर आती है, जिन्हें सानिया मिर्जा और पीवी सिंधु में मुसलमान हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान दिखते हैं। विस्तार से अब इस कहानी को देखिएगा। ये तस्वीरें 4 अगस्त की हैं, जब ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला चल रहा था। इसी टीम के लिए खेल रही थी उत्तराखंड के हरिद्वार की खिलाड़ी वंदना कटारिया, जिनके घर में पूरा परिवार टीवी पर मैच देख रहा था। जैसे ही ओलंपिक सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार होती है, पूरे देश ने इसे बेटियों की जीत ही माना, क्योंकि पहली बार ओलंपिक में भारतीय बेटियां सेमीफाइनल तक पहुंची थी। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के हरिद्वार वाले घर के बाहर आरोप है, ऊंची जात के लोगों ने जाति के नाम पर वंदना के परिजनों का अपमान किया। खिलाड़ी वंदना और उनके परिवार वालों पर जातिगत टिप्पणी ही सिर्फ नहीं की, बल्कि आरोप है ऊंची जात के कुछ लोगों ने बेहद निचली सोच के तहत वंदना कटारिया के घर के बाहर भारतीय टीम की हार पर पटाखे फोड़े। आरोप ये तक कि पड़ोस में रहने वाले, खुद को ऊंची जाति का समझने वाले कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि भारतीय महिला हॉकी टीम निचली जाति के खिलाड़ियों के कारण हार गई। विमेन हॉकी टीम हारने के बाद जो है इनका भाई द्वारा सूचना दी गई है कि इनका घर का बाहर जो आतिशबाजी चलाई गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए करके, तो उस आधार पर जो है हमने 3 लोगों का विरुद्ध जो है सेक्शन 504 आईपीसी एवं सेक्शन 3 SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम किया है और उसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
तो फिर कैसे कहे नया भारत, जब वंदना कटारिया जैसी बेटी नया भारत बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देती है और उसी के परिवार को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया जाता है। बगल में लोग रहने वाले वो पटाखे पटका रहे इंडिया के हारने से दूसरी जाति के, और यहाँ जाति भेदभाव हो रहा है। बिक्की पाल और टीटू पाल, ये इन लोगों ने घर में बहुत ज़्यादा पटाखे पटकाए। मतलब कि जैसे कि मैच खत्म हुआ और मतलब वे 2-1 से इंडिया हारी, तभी मोहल्ले वाले ने विक्की ने पटाखे फटकाए और हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची, जबकि ये इंडिया में रहते हुए इसकी ये औकात नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगा। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके घर के बाहर गुस्साए लोगों ने नारेबाजी भी की। लेकिन क्या उस सोच को गिरफ्तार करके जेल भेजकर खत्म कर सकेंगे, जिसे खिलाड़ी की लगन नहीं बल्कि सिर्फ जाति दिखती है? दरअसल नया भारत की सोच को कमजोर करती है टी राजा सिंह जैसे नेताओं की राजनीति, जिन्हें खिलाड़ियों का खेल धर्म नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान वाला धर्म दिखता है। बीजेपी के ऐसे विधायक जो पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा को हिंदुस्तान पाकिस्तान की नजर से बांट देते हैं, जिन्हें लगता है कि तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर सानिया नहीं बल्कि सिंधु हो जाएं, और ये दलील ये खेल के दम पर नहीं बल्कि धर्म के एंगल से देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यह पूछना चाहूंगा कि ओलंपिक जो 2 मेडल जीतने में पहली महिला का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु, आज तेलंगाना में पीवी सिंधु को क्या किया, तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या किया है, मैं पूछना चाहूंगा। आज तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर आप पाकिस्तान की बहू को बनाते हैं, सानिया मिर्जा को बनाते हैं, तो पीवी सिंधु को क्यों तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाता? मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछना चाहूंगा, क्या इसमें भी आप लोग मुस्लिम राजनीति खेल रहे हैं? क्या सानिया मिर्जा मुस्लिम है और पीवी सिंधु हिंदू है? क्या इसमें भी आप लोग जात पात देख? खिलाड़ियों को हिंदू मुसलमान ऊंची नीची जाति के पाले में बांटकर देखने वाले लोग देश में कितने हैं, यह आज तक ने ही अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था। दिखाया था कि 1 अगस्त को पीवी सिंधु की रैंकिंग गूगल पर खोजने में जितने लोगों की दिलचस्पी थी, उससे ज्यादा जिज्ञासु देश में ऐसे आ गए थे जो देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी की रैंकिंग की जगह उसकी जाति कौन सी है यह जानना चाहते थे। हमने आपको बताया था कि 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना का धर्म खोजने वाले सबसे ज्यादा गूगल पर आए। उसके बाद लोगों ने लवलीना की जात की तलाश सर्च इंजन पर की और गिने चुने लोगों की जिज्ञासा लवलीना की रैंकिंग जानने को लेकर थी। तो फिर अब ये समझना जरूरी है कि खिलाड़ी तो पद छोड़कर पदक जीतकर देश के लिए ला देंगे, लेकिन नया भारत तब होगा जब जाति और धर्म के आधार पर बांटने वाली सोच को समाज और राजनीति के हाथों ही हराया जाएगा। आज तक ब्यूरो। ओलंपिक में सारे खिलाड़ी देश के नाम पर एक होकर खेले हैं। अब ये जैसे ही लौटेंगे, इन्हें राज्य के खांचे में हमारी राजनीति बांटेगी। अपने अपने राज्य का खिलाड़ी बताकर खुद सरकारें क्रेडिट लेना चाहेंगी, तो फिर कैसे बनेगा हमारा नया भारत? नया भारत तभी बनना संभव है जब जाति के आधार पर टिकट बांटना पार्टियां बंद करेंगी। नया भारत तभी बन पाएगा जब जाति के नाम पर वोट मांगना बंद कर देंगे राजनेता। नया भारत हमारा तभी बनेगा जब जाति के नाम पर प्रकोष्ठ बंद करके पार्टियां राजनीति करेंगी। हमारा नया भारत तभी बनेगा जब मंत्रिमंडलों में जाति नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नया भारत बनना तभी हो पाएगा जब जाति के वोट देकर पार्टियां गठबंधन करना बंद कर देंगी। तो नया भारत हमारा तभी बनेगा। जाति धर्म की पुरानी मुसीबत से स्वतंत्रता ही, आजादी ही नए भारत का निर्माण कर सकती है। नए भारत में अब पुरानी आज चली दूसरी मुसीबत की बात भी आइए करते हैं। सेंसेक्स लगातार चढ़ रहा है, बाजार उछल रहे हैं, लेकिन जितनी कमाई जितना पैसा राजनीति में राजनेता और राजनीतिक दलों का बढ़ता है, आपका और हमारा यानी कि आम आदमी का उतना कभी पैसा नहीं बढ़ता। जैसे चंद्रमा 15 दिन में बढ़ता है, उसी तरह हमारे देश में राजनीतिक दलों की चंदे की कमाई बढ़ती रहती है, लेकिन चांद जिस तरह से 15 दिन में घटता है, उससे भी बहुत तेजी से आपकी और हमारी यानी कि आम आदमी की कमाई घटती जाती है। एक तुलना करती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस योजना के कुछ लाभार्थी आपका धन्यवाद स्वयं करना चाहते हैं। हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। सुख समानी जा सुख सखा तंजा रौरी तायास। अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ।
एक तरफ देश में 80 करोड़ लोगों का पेट भरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना चल रही है और दूसरी तरफ दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। दिल्ली में गति पकड़ती राजनीति दिखती है। महंगाई, जासूसी, रोजगार के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के संसद घेराव कार्यक्रम में राहुल गांधी मुद्दा नौकरियों का उठाते हैं। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में। दरअसल राजनेता जो नहीं बताते हैं वो सच ये कि राजनीति में आमदनी बढ़ने की गारंटी है, लेकिन आम आदमी की आमदनी घटने की भी गारंटी है। भारत में हर दल के नेता भले आपसे कहें कि वो जनता की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन एक तरफ जब देश का आर्थिक सर्वे ही बता चुका है कि 2019-20 में हर व्यक्ति की सालाना कमाई जो 1,34,000 रुपए थी, वो 2020-21 में घटकर 1,26,000 रुपए हो चुकी है। और अब ये भी पता चलता है कि जिस एक साल में आम आदमी की आमदनी घट रही थी, उसी एक साल में 2019-20 के दौरान देश के राष्ट्रीय दलों को 6,363 दानों से 1,013 करोड़ रुपए की बम्पर चंदे वाली कमाई हो गई। मतलब आम आदमी जब तेल और दाल की महंगाई में उलझकर अपनी घटी हुई कमाई का हिसाब भी नहीं लगा पा रहा, तब देश में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी जैसे दलों का चंदा जोर गर्म बना हुआ है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आकलन बताता है कि बीजेपी का कुलदान बाकी 5 राष्ट्रीय दलों के कुलदान से 3 गुना ज्यादा है। बीजेपी को जहां 2019-20 में 787 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वहां कांग्रेस को भी 139 करोड़ रुपए का दान मिला। पार्टियां तो दान में सैकड़ों करोड़ रुपए पा रही हैं, लेकिन आम आदमी की हालत ये कि उसे कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ देश में राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले चंदे में भी 62 करोड़ रुपए का इजाफा आ चुका है। तब कड़वा सच ये भी सुन लीजिए कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधी आबादी कर्जदार है। कर्जदार आदमी का खाना महंगा हो रहा है, गाड़ी में तेल भराना मुश्किल है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग में जमा पार्टियों के चंदे को देखने के बाद ADR की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी को 4,80,000 रुपए का एक चंदा तो अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी मिल गया। अब बीजेपी इसमें सफाई ये देती है कि पार्षदों ने अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके बीजेपी के खाते में चंदे के रूप में जमा कराया, न कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। किसी भी दल के चंदे में कमी नहीं आ रही, वहाँ करोड़ों अरबों बरस रहे हैं, बस आम आदमी की कमाई ही घटी है। तो फिर क्यों ना कहें कि राजनीति ही वो पेशा है जहाँ कमाई की गारंटी है, बाकी आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया है। आज तक ब्यूरो। अब आपको और हमें अपनी कमाई में पाई का हिसाब देना पड़ता है। इनकम टैक्स भरते हुए आपको और हमें ये बताना पड़ता है कि हमने कितना पैसा बचाया, कितना पैसा कहां से कमाया, कौन सा पैसा हमारे पास कहां से आया। लेकिन क्या हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ये सब बताती हैं, यही सच बताती हैं? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 8 राष्ट्रीय दलों में से 5 यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, CPI, NCP और CPM ने अपने चंदे का हिसाब देने के दौरान 1,697 दानदाताओं के पैन कार्ड का विवरण बिल्कुल नहीं दिया है। मतलब यह हुआ कि हमारे देश के 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 30 करोड़ रुपए का ऐसा चंदा लिया है जिसमें चंदा देने वाले का अता पता नहीं है, चंदा देने वाले का पैन कार्ड नंबर नहीं है। यह नहीं बताया गया कि सबसे ज्यादा बीजेपी ने 1,582 दान देने वाले लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स चुनाव आयोग को नहीं बताए हैं। कांग्रेस ने भी 29 लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स बताए बिना चंदा ले लिया।
एक जानकारी से यह बात भी पता चली है कि बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम ने 14 करोड़ रुपए का चंदा गलत या अधूरे पैन कार्ड डिटेल्स से लिया है, यानी कि दान देने वालों से यह चंदा लिया है और इन्होंने ये बात बताई नहीं है। अब यहां पर हैरानी वाली बात तो यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल चंदा लेने के खेल में एक हो जाते हैं और इन पर कभी कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती है। तो ये तो बात हुई चंदे की, आपकी और हमारी कमाई के इनकम टैक्स की। अब एक और मुसीबत का हल कि कैसे नया भारत खोज रहा है, उस मुसीबत का हल, इसकी जरूरी खबर अब हम आपको दे देते हैं। हमारे देश की सदियों की सांस्कृतिक विरासत जो विदेश चली गई, उन्हें वापस भारत लाने की कोशिशों पर एक जानकारी आज हमें मिली है। ऐसा पता चला है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में 75% ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को वापस हमारे देश यानी कि भारत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे कई बार विपक्ष के निशाने पर रहे। जब विरोधियों ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर कटाक्ष किए, लेकिन क्या अपने इन्हीं विदेश दौरों में प्रधानमंत्री ने एक ऐसी नीति को बढ़ावा दिया जिससे भारत को अपनी खोई हुई, चोरी की गई सांस्कृतिक विरासतों को वापस पाने का मौका मिला? इस सवाल की वजह है एक जवाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में भारत से चोरी हुई 75% सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासतों को वापस देश में लाया गया। खुद एक तस्वीर के जरिए संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि 1976 से लेकर 2014 तक जहां भारत अपनी 13 सांस्कृतिक मूर्तियां, संरचना, धरोहरों को विदेश से वापस ले पाया, वही 2014 से अब तक ऐसी 41 विरासत वाली वस्तुओं को वापस लाया जा चुका है। आगे की कहानी बताएं उसके लिए 5 साल पुरानी ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 2016 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। 2016 में अमेरिका ने 200 से ज्यादा कलाकृतियां तब भारत को लौटाई थी, जिनमें से कुछ तो 2000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता और संस्कृति को भारत की समेटे हुए थी। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हेरिटेज भी दो देशों को जोड़ने का एक अहम कारण बन सकता है। कभी कभी जीवित व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते हैं वो मूर्तियां कर देती है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 2 वर्ष में दुनिया के कई देशों ने भारत से इस प्रकार का जो खजाना उनके यहाँ पहुंचा और अगर उनके ध्यान में आया तो उन सरकारों ने बड़ी सक्रियता दिखाई है और उन्होंने कोशिश की है कि ये चीजें उनके मूल स्थान पर कैसे पहुंचे। यानी हेरिटेज कूटनीति भी क्या इसे कहा जा सकता है, जिसके जरिए भारत न सिर्फ अपनी विरासतें दूसरे देशों से वापस लगातार लेकर आ रहा है, बल्कि संबंध भी मजबूत कर रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये वो धरोहरें हैं जो कुछ अपराधी अपने फायदे के लिए देश से चुरा कर ले गए। लेकिन पिछले हफ्ते भारत सरकार की कोशिशों के बाद नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भारत सरकार को ऐसी 14 विरासत को वापस करने का फैसला किया। इनकी कीमत 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है और ये वो धरोहर है जिनमें से कुछ 9वीं से 13वीं सदी के बीच चोल राजवंश के समय की हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये जानकारी दे दें कि देश को वापस अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, मूल्यवान चीजों को पाने की ये कोशिश नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद नहीं शुरू हुई। ये मिशन पहले से चल रहा था। 2003 में जब गुजरात में मुख्यमंत्री का पद नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे, तभी दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विट्जरलैंड से खुद लाए थे। 7 साल में 41 धरोहर भारत वापस लाने का यह सफर 2014 से तेज हुआ। जब पीएम बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नरेंद्र मोदी गए तो तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत को 11वीं सदी के नटराज और 10वीं सदी के अर्धनारीश्वर की मूर्ति वापस दी थी। आशीष पांडे, दिल्ली आज तक। स्वागत एक बार फिर से दस्तक में आपका। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां के कई जिलों में बाढ़ से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मौसम विभाग का ताजा अलर्ट ये कहता है कि मध्य प्रदेश में स्थिति हाल फिलहाल बिल्कुल नहीं सुधरेगी।
ये ताजा खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इनमें भी 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। 6 जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं, 23 जिलों में भारी बारिश और 6 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट किया गया है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण अलग अलग जिलों में बने बांध के गेट्स को खोलना पड़ रहा है। इस कारण नदियां उफान पर हैं और दरिया में, समुद्र में बदल रही हैं। कई गांवों में बाढ़ की विभीषिका लोग झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के आगे बड़े बड़े पुल तिनके की तरह बह रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में सिंध नदी विकराल रूप में है, जिसका सामना करने की हिम्मत फिलहाल किसी में नहीं दिखती। ये देखिए दतिया में कैसे चंद ही सेकंड में इतना बड़ा पुल पानी में बह गया। दतिया का एक और पुल देखिए, जिसे सिंध नदी के आगे घुटने टेकने पड़े। चंबल अंचल में पिछले 2 दिनों में 6 बड़े पुल और 2 दर्जन से ज्यादा पुलिया बह गयी। सबसे ज्यादा 3 पुल दतिया जिले के सेवड़ा में बहे। माना जा रहा है कि पुल बहने से ही 250 से 300 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी खतरनाक हो चली है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को बहाने पर आमादा है। ये ग्वालियर को दतिया और झांसी से जोड़ने वाला पुल है, जिसमें दरार आ गई। पुल के खतरनाक होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। ये सब सिंध नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर बाढ़ से बेहाल है। सबसे ज्यादा शिवपुरी प्रभावित हुआ है, जिसके 90 गांव पानी में डूब चुके हैं। शिवपुरी आपको ले चलें, उससे पहले हम आपको दतिया की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जिसमें राज्य के गृह मंत्री का वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को दतिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन खुद ही फंस गए। नरोत्तम मिश्रा दतिया में एनडीआरएफ की मोटर बोट में लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ प्रभावित कोटरा गांव पहुंचे थे। यहाँ उन्हें एक घर में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, तो खुद ही रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ सभी को निकाल लिया, लेकिन गृह मंत्री फंस गए। बाद में उन्हें निकालने के लिए वायुसेना से मदद मांगनी पड़ी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के माध्यम से, आरडीएफ की टीमें भी सभी जगह लगी है, सेना लगी है। अभी ये सामने जो गांव है कोटरा, इसमें 5-7 लोग फंसे हैं, ऐसा बताया। मैं वहाँ जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने कई जिलों में रहने वाले लोगों को अचानक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसमें शिवपुरी जिला भी शामिल है, जहां के मड़ीखेड़ा डैम में पानी बढ़ने पर उसके सभी 10 गेट खोलने पड़े। लेकिन डैम से पानी छोड़ने की वजह से आसपास के गांव डूबने की कगार पर आ गए हैं। अचानक चारों तरफ पानी भर जाने से गाँव वालों को छतों पर जाकर शरण लेनी पड़ी। 3 दिन तक इसी अवस्था में रहने के बाद बुधवार को वायुसेना इनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। शिवपुरी के इस गांव से सेना ने हेलीकॉप्टर से 25 लोगों को बाढ़ से बचाया। कब से फंसे हुए थे वहाँ पे? 3 दिन के साथ। वहाँ पे कितना पानी है वहाँ पे अभी? वहाँ बहुत पानी है, वहाँ मकान फकान सब गिर गया। हम तो छत पे बैठे थे, छत तो टूट गई और ट्रैक्टर वगैरह जी सब चले गए। शिवपुरी में हुआ एक और रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर से छत पर फंसे 4 लोगों को बचाया गया। वायुसेना के मुताबिक एरियल सर्वे के दौरान हेलीकॉप्टर के क्रू ने इन लोगों को घरों पर फंसे देखा और फौरन कार्रवाई की। शिवपुरी में एयरफोर्स लगातार राहत और बचाव के काम में लगी है। एमपी में आई बाढ़ में इसी जिले के सबसे ज्यादा 90 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। बाढ़ की वजह से यहां से अब लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि खेतों में फसल डूबने के बाद लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। शिवपुरी के बहगावा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो गांव है जो सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में से एक है। लवकुश इस मकान के मालिक हैं, लेकिन इस घर में तबाही का मंजर है पूरी तरीके से। पानी जैसे ही उतरा है, इसने आप देखिए किस तरीके से तहस नहस कर दिया पूरी गृहस्थी को। इस जगह पर बताया जा रहा है कि कम से कम 15 से 20 फीट ऊपर पानी बह रहा था। सिंध नदी का पानी इस घर से ही बहते हुए आगे की तरफ गया है और पूरे घर को एक तरीके से तहस नहस कर दिया है। छत इस घर की जा चुकी है, घरों के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है। कमरों के भीतर अगर आप देखें तस्वीरें तो बारिश का पानी उतर गया है, लेकिन उसके साथ जो कीचड़, जो मलबा पूरा आया था वो अब इन कमरों के भीतर है। ये पूरे कमरे अब आप देखें तो पानी में डूबे हुए हैं। सर इतने ऊपर तक था। तो कैसे बचे आप लोग? हम भाग गए बाहर सामान छोड़कर।
मरे जा रहे हैं, मरे ना ही है हमको, और क्या करें, खाने नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करें, मरना ही पड़ेगा सर। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ का केंद्र बन चुके शिवपुरी में जंगली जानवर भी पानी में तैरकर शहरों के मार्केट में पहुंच रहे हैं। शिवपुरी में देखिए किस तरह से सड़क पर मगरमच्छ घूम रहा है। शिवपुरी में आए और मध्य प्रदेश के बाद आइए अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12 जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। 12 में 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह से अन्य हिस्सों से कट गए हैं। फिर भी वहां के लोगों का दावा यह है कि वो राहत सामग्री के लिए तरस रहे हैं। जब मंत्री गांव में आए तभी उन्हें राहत का सामान दिया गया। ये राजस्थान के सबसे बाढ़ प्रभावित जिले 12 की तस्वीरें हैं, जहां 50 गांव भारी बारिश के चलते पूरी तरह से कट गए हैं। लोग बेहाल हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं सब चंगा है। जहाँ तक जो एरिया चारों तरफ से कटा हुआ है वो दोनों तरफ नदी से घिरा हुआ है। वहाँ पे आस पड़ोस के जो गांव हैं वहाँ से वहाँ के सामग्री की व्यवस्था वहाँ पे कराई जा रही है, ताकि किसी प्रकार की भी समस्या ग्राम के लोगों के सामने नहीं रहे। तो मंत्री जी को आपने सुना, जो इलाके में हालात के कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? तस्वीरें तो कम से कम इसकी गवाही नहीं देती, क्योंकि अगर 12 में गहलोत सरकार की तरफ से नाव चल रही होती तो लोगों को इस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करनी पड़ती। बारिश की वजह से 12 जिले के गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वहां तक पहुंचने का बस यही तरीका बचा है, जिसमें रस्सी के सहारे लोग इसी तरह खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक पहुंचा रहे हैं। सरकार भले ही कहे कि यहाँ के लोगों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है, लेकिन हमारी टीम को यहाँ पर एक गर्भवती महिला जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हुई मिली। राजस्थान के 12 जिले के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये है अत्याधी नदी और इसके ऊपर का जो पुल है उसका एक हिस्सा 2 दिन पहले ही बहा चुका है पानी के तेज बहाव के साथ। और इस समय के हालात आप देख सकते हैं कितने भयावह हैं। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए पानी के तेज बहाव के खिलाफ एक तार के सहारे क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो करवरी कला गांव है ये करीब 25 से 20 गांवों से कट चुका है, जिसमें करवरी खुर्द, गोवर्धनपुरा और दौलतपुरा गांव हैं। और 6 दिन से पिछले वहां पर ना तो खाद्य सामग्री पहुंच रही है, ना ही कोई राहत कार्य चल रहा है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन एक तरह से आंखें मूंदे हुए है। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि इतने बुरे हालात होने पर भी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। हमारी टीम जब लोगों से बात कर रही थी तभी इलाके के ग्राम विकास अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई, जिनके हर दावे को लोगों ने एक पल में खारिज कर दिया। नहीं, राहत सामग्री पहुंचा रखे हैं सर। कैसे सुबह आज ट्रैक्टर लगा हुआ है आपके आसपास गांव वाले सरपंच साहब विजय सिंह जी। नहीं, कहाँ लिखला है स्वराज ट्रैक्टर? विजय सिंह का मकान खुद बाढ़ पीड़ित है। नहीं, अभी बात करा दो, आपकी सरपंच साहब कर रहे हैं। हमारा एलडीसी लगा हुआ है यहाँ पर, राजेंद्र कुमार सर। मतलब 8 क्विंटल गेहूँ पसा करके और सामग्री वितरण की जा रही है। अभी मैंने बात करी हमारी आंखों के सामने प्रसूता को वहाँ से आना था तो ट्यूब के सहारे आई है वो, है ना। और आप लोगों से इतना नहीं हुआ कि एक बोट का इंतजाम करवा दो यहाँ पे। पर सर ऐसी कोई समस्या पहले नहीं आई थी, ये तो इस बार तेज बारिश होने से व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई। तो इलाके में व्यवस्था चरमरा गई है, ये बात तो ये अफसर मान रहा है, जो मंत्री जी के दावे से मेल नहीं खाता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो गाँव 5 से 6 फीट तक कई दिनों तक डूबा रहा हो, वहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज क्यों रहे? इस सवाल पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसा मंत्री जी के दौरे की वजह से हुआ। दावा है कि प्रशासन ने जानबूझकर मंत्री के दौरे से पहले राहत सामग्री नहीं बांटी, ताकि मंत्री जी के हाथों से उसे बंटवाया जा सके। लेकिन जब इस बारे में हमने मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कई लोगों की ये शिकायत है कि राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंचाई जा रही थी और प्रशासन इस बात की वेट कर रहा था कि कब मंत्री यहाँ पर आए और उनके हाथों से बंटवाई जाए। क्या आपको लगता है सही है सर? नहीं, ये गलत बात है। रेगुलर यहाँ पे मैंने देखा है एमएलए साहब के यहाँ पे जो फार्म है वहाँ से लगातार भोजन की सप्लाई लगातार चल रही है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है। पूरा प्रशासन मौके पे मौजूद है। हमारे एमएलए साहब लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दावे के बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से चले गए, लेकिन गांव वालों ने उनकी पोल खोल दी और बताया कि उनके आने से पहले गांव वालों को प्रशासन ने किसी भी तरह की मदद नहीं दी। सारा गांव है ये पूरा डूबा हुआ था और कल जाके खुला है। तो कल एमएलए साहब विधायक जी आए थे, लेकिन इतनी तरह जाए जाने वापस आए, वापस चल गए
और आज जो ये सर मंत्री जी आए हमारे, इन्होंने सारा ये आए ताकि आपने देखा सारा काम हुआ। पूर्व प्रधान जी हैं, उन्होंने की तरफ से सारी सेवा हो रही थी। जो वर्तमान प्रशासन है उसकी तरफ से कुछ कार्रवाई की? नहीं सर, उधर से कोई हुआ नहीं था। जो एनडीआरएफ की टीम आई थी उन्होंने हमको गाँव को बचाया, नहीं तो सर पूरा गाँव खत्म हो जाता। 4 से 6 फीट 7 फीट तक डूबा हुआ था सर। हाँ, और उस दौरान प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली हमें। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। देवांकुर वधावन, 12 आंचला। मध्य प्रदेश के सागर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सागर में बीना नदी को पार करने वाला एक राहगीर बह गया। पानी में बहे व्यक्ति ने रेलिंग पकड़ी और कुछ देर तक खुद को बचाए रखा, लेकिन पानी का स्तर भी बढ़ रहा था, रफ्तार भी तेज हो रही थी, जिसे देखकर व्यक्ति ने रेलिंग का पाइप छोड़ा और नदी में गिर गया। फिर तैरने लगा, लेकिन जब तेज बहाव रहा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और दिल दुखा देने वाली ये तस्वीर अंत में ये हुआ कि ये युवक पानी के इस तेज बहाव में बह गया।